हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जो जेनेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो देखते हैं कि आज का गोल हमारा क्या है। तो आज के गोल की बात करें बच्चों, तो आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्यों होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और मैप, डिस्टेंस मैप, मतलब दो जीन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे। चौथा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है लिंकेज और यहाँ पर कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो ये डिफिनीशन को हम लोग पहले समझते हैं, फिर डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो, हम लोग जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जीन लेकर, F1 जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दो जीन, दो पेयर ऑफ जीन लिए और इसका हम लोग सेल्फिंग कराते हैं। तो ये जीन का दो दो यहाँ पे दो जीन हमें दिख रहा है। इसके कितने गैमेट बनते थे मेंडेलियन जेनेटिक्स में? 4 गैमेट बनते थे। ठीक है। तो यहाँ पे इस जीन को मैं क्रोमोजोम पर अरेंज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग गैमेट बनाएंगे। मान के चलो कि हमारा एक क्रोमोजोम है और यहाँ पे कोई जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई बी प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पे बी। सेम सिचुएशन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा अंतर करूँगा कि यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट है, सॉरी, यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है, स्मॉल ए प्रेजेंट है और स्मॉल बी प्रेजेंट है। बच्चों, आप लोग से पूछा जाए कि यहाँ पे जो दोनों डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर ए और बी बिल्कुल पास पास हैं, यहाँ पर ए और बी बिल्कुल पास पास नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर क्या फ़र्क पड़ता है जेनेटिक्स में, या दो जीन के इनहेरिटेंस में? डिस्टेंस कम रहने पर दो जीन के इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो और पूछा जाए ए और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है और इसका गैमेट बनाने के लिए, तो आप 4 गैमेट फटाफट बना दोगे। कितने गैमेट बना दोगे? 4 गैमेट। कौन कौन से बनाए होगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 गैमेट आप लोग बना दोगे। ठीक है। तो ये 4 गैमेट कैसे बना, तो देखे ना, ऐसा सिचुएशन जब जीन का अरेंजमेंट का ऐसा सिचुएशन रहे, यानी दो जीन बिल्कुल दूर दूर रहे, तो हमारा 4 गैमेट आसानी से बन जाएगा। 4 गैमेट कैसे बन गया? तो 4 गैमेट ऐसे बन गया कि ए और जो बी है एक साथ एक गैमेट में चले गए। उसी तरह से स्मॉल ए स्मॉल बी है, वह एक साथ दूसरे गैमेट में चले गए। क्लियर है। और ये जो दो गैमेट है, ये दोनों गैमेट क्यों बना? क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब ये होता है कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है ना, ये वाला फ्रेगमेंट, मैं इसको दूसरे कलर से दर्शाता हूं। ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये टूटा और यहाँ आके जुट गया। उसी के साथ ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये टूटा और यहाँ आकर जुट गया। मतलब जो क्रोमोजोम पे जो जीन थे ए और बी एक क्रोमोजोम पे थे, और उसके होमोलोगस क्रोमोजोम पर स्मॉल ए स्मॉल बी थे। अब सिचुएशन चेंज हो गया है क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया है, और जिसके कारण हमें दो और नए तरह के गैमेट मिला। कैपिटल ए स्मॉल बी एक साथ चले गए और स्मॉल ए कैपिटल बी एक साथ चले गए, और हमें 4 तरह के गैमेट मिला। ये हमारे मेंडेलियन जेनेटिक्स में ऐसे होता था। क्लियर है बच्चों? चलिए, उसी तरह से यहाँ पे दो जीन बिल्कुल पास पास हैं, तो इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे? तो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, बिल्कुल सही है। दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल सही है। तीसरा गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा क्या? चौथा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा क्या? जितना, मतलब जो गैमेट इस सिचुएशन में बना, वो गैमेट
ए वाला फर्स्ट वाला सिचुएशन में बनेगा क्या, क्योंकि दोनों जो जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, बनेगा क्या, आंसर होगा नहीं बनेगा। ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, या क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ की क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों जीन बिल्कुल पास पास हैं। ये दोनों जीन कैसे हैं, बिल्कुल पास पास हैं। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, ये दोनों जीन बिल्कुल पास पास हैं, और दोनों जब जीन जब बिल्कुल पास पास होंगे तो इनका सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों जीन एक ही साथ जाएंगे, ये दोनों जीन एक साथ जाएंगे, ये अलग अलग कभी नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पे दो तरह का हमें गैमेट जो मिला था सेकेंड वाला केस में, वो फर्स्ट वाला केस में हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं लिंकेज का, डिफिनेशन देख लेते हैं। लिंकेज का जो मीनिंग होता है जुड़ा हुआ, एक साथ प्रेजेंट। जब एक साथ प्रेजेंट होगा तो एक कहीं भी मूव करेंगे साथ ही मूव करेंगे, कहीं जहां भी जाएंगे साथ ही जाएंगे, ये बिछड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो इनको हम लोग लिंकेज बोल रहे हैं, जुड़े हुए बोल रहे हैं। तो डिफिनेशन देखो क्या बोल रहा है लिंकेज का, बोल रहा है कि व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब जिन एक दूसरे के बिल्कुल करीब प्रेजेंट हो तो ये एक साथ गैमेट में जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम लोग लिंकेज बोलते हैं, और इस जीन को हम लोग लिंक जीन बोलते हैं। यानी इस केस में जो लिंक जीन है ए एंड बी है, और ए एंड बी है, जबकि यहाँ पे कोई भी लिंक जीन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिंक जीन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी केस वन में लिंकेज है, केस टू में लिंकेज नहीं है। केस टू में यदि लिंकेज रहता तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जबकि केस वन में लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। क्लियर है, क्लियर हुआ लिंकेज का मतलब क्या हुआ। तो लिंकेज का मतलब होता है कि जब दो जीन बिल्कुल पास पास रहें तो इनकी टेंडेंसी होता है कि जब गैमेट में जाएंगे साथ ही जाएंगे, ये सेग्रीगेट नहीं होंगे। सेग्रीगेट नहीं होने का मतलब क्या है कि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग लिखने जा रहे हैं। जो लिंकेज होता है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। लिंकेज होता है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो जीन करीब रहेंगे तो डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा। यानी बच्चों यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस यदि कम रहता है, ये सिंबल क्या है, कम का, तो लिंकेज हमारा होगा ज़्यादा। लिंकेज कैसा होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। यानी दो लोग बिल्कुल करीब करीब हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा, जो लिंकेज होगा, यानी जो लिंक रहेंगे वो ज़्यादा लिंक रहेंगे एज कंपेयर की टू दो लोग दूर दूर हैं। तो आप सुने हैं ना, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो जो लिंकेज होता है, रिलेशन होता है, वो कमजोर होता है। जब डिस्टेंस कम होती है तो लिंकेज यानी जो रिलेशन होता है स्ट्रांग होता है। सेम बात यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। ओके बच्चों, और यहाँ पे मैं देखूं यदि डिस्टेंस दो जिन के बीच का हम डिस्टेंस यदि बढ़ा दें तो लिंकेज हमारा कम हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, लिंकेज होता है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है, और किस तरह से निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखना, कि जो लिंक जीन होते हैं, लिंक जीन होंगे वो क्रोमोजोम में, लिंक जीन्स जैसे लिख देते हैं, लिंक जीन्स आर linearly
अरेंज ऑन क्रोमोजोम। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो लिंक जीन होंगे वो क्रोमोजोम पर लिनियरली अरेंज होंगे। मतलब मान के चलिए कि एक क्रोमोजोम हो गया, ये कोई हमारा क्रोमोजोम है, तो इस पर जो लिंक जीन होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे और क्या रहेंगे, लिनियरली अरेंज रहेंगे। ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ एफ है। तीसरी पॉइंट ए में लिख देता हूं कि लिंक जीन इनहेरिटेज या ऐसे लिख देता हूं, लिंक जीन्स आर मूव टुगेदर। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो साथ साथ ही जाएंगे क्योंकि लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चौथी बात, एक और बात है जो लिंकेज में हम लोग लिखेंगे जब मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे कौन सी बात है वो बाद में लिखा जाएगा। तो चौथी बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज थी लिंकेज के बारे में। अब हम लोग जब टुडे गोल पढ़ रहे थे तो हमने इंट्रोडक्शन की बात करा था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन के बारे में बात किया था। तब यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, दूसरा हेडिंग है हमारा रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। ये हमारा है क्रॉसिंग ओवर, या इसी को हम लोग रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। याद रखना बच्चों, रिकम्बिनेशन बोले या क्रॉसिंग ओवर बोले, दोनों का दोनों चीज एक ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले रिकम्बिनेशन कहाँ होता है? तो देखो, जब हम लोग मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हैं तो मियोसिस फर्स्ट में हमारा प्रोफेज फर्स्ट आता है, और प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज आता है जिसका नाम है पेकेटिन स्टेज। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर हम ऑब्जर्व होगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पेकेटिन स्टेज में हमें मियोसिस देखने को मिलेगा। ये तो कहाँ होता है, कब होता है, ये पता चल गया। ये होता क्या है? तो इसका डिफिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी क्रॉसिंग ओवर की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जब भी डीएनए क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट होता है। किसके किसके बीच होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है? तो होमोलोगस क्रोमोजोम वो क्रोमोजोम होता है जैसे एक कोई क्रोमोजोम है जो मदर से आ रहा है, सेम क्रोमोजोम जो फादर से आ रहा है, तो दोनों जो क्रोमोजोम है वो होमोलोगस क्रोमोजोम है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि मेरे पास क्रोमोजोम नंबर 1 है। हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम है? 46 है, यानी 23 पेयर है। 23 पेयर में जो फर्स्ट पेयर है 1 ये होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। 2 एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। इसी तरह 4 एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। और मैं बोलूं कि 1 और 2 क्या होंगे? तो ये होंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो होमोलोगस क्रोमोजोम में होगा। और होमोलोगस क्रोमोजोम में कहाँ होगा? तो होमोलोगस क्रोमोजोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि हमारा ये क्रोमोजोम नंबर 1 है जो फादर से आया है, और दूसरा क्रोमोजोम नंबर सेम पोजीशन वाला है जो मदर से आया है। तो दोनों के दोनों कैसे क्रोमोजोम हो गए? ये होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए। एक ऐसा क्रोमोजोम हो गया होमोलोगस। अब होमोलोगस क्रोमोजोम में आपको 4 क्रोमेटिड दिख रहा है। ए क्रोमेटिड दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है।
तो बच्चों मैं बोलूं कि ए एंड बी जो है, ये जो क्रोमेटिड है ए एंड बी, क्रोमेटिड्स, ए और बी को क्या बोलोगे? उसी तरह से मैं बोलूं बच्चों सी एंड डी को, जो क्रोमेटिड्स है उसको क्या बोलोगे? ए एंड बी और सी एंड डी ये सब के सब क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जबकि मैं बोलूं ए एंड सी क्या है, ए एंड डी क्या है, बी एंड सी क्या है और बी एंड डी क्या है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा। अब क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है। तो मान के चलो कि दो क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, और यहाँ पे कोई जीन ए प्रेजेंट है और कोई जीन यहाँ पर बी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ए प्रेजेंट है और यहाँ पे बी प्रेजेंट है, और यहाँ पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होगा कि ये जो बी वाला है वो शिफ्ट हो जाएगा इस पर, और जो ए वाला जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल बी के जगह पर, और हमें जो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो पहले ए और बी कॉम्बिनेशन था वो हमारे कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, वो मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन मिलेगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या था? कैपिटल ए कैपिटल बी पहला कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए स्मॉल बी था। जबकि यहाँ पे जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया और स्मॉल बी ए के साथ कैपिटल बी हो गया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में हमारा कॉम्बिनेशन चेंज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। क्या है? रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ठीक। यानी ध्यान देखना, यानी क्रॉसिंग ओवर के बाद जो गैमेट बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमें गैमेट मिलेंगे, गैमेट बनेंगे, उस गैमेट को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट। कैसे बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमेट। मतलब वो पेरेंटल टाइप नहीं है, रिकॉम्बिनेंट है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंट टूटकर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस तरह से क्रॉसिंग ओवर के बाद जो प्रोजेनी बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो प्रोजेनी बनेंगे उस प्रोजेनी को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, ठीक। अब बच्चों मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमें जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते थे तो उसमें जो गैमेट बनते थे वो 4 तरह के गैमेट बनते थे। वो कैसे बनते थे? तो 2 गैमेट तो पेरेंटल टाइप बनते थे और 2 तरह के गैमेट रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते थे। मतलब यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो यहाँ पे जो 4 गैमेट बनेंगे उसमें 2 गैमेट पेरेंटल बनेंगे। पेरेंटल गैमेट क्या बनेगा? ये कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पेरेंटल गैमेट हो जाएगा। दूसरा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ चला जाएगा, ये कैसा गैमेट हो जाएगा? पेरेंटल गैमेट हो जाएगा, ठीक है। जबकि तीसरा गैमेट जो बनेगा वो क्रॉसिंग ओवर के बाद बनेगा, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी एक साथ और स्मॉल ए और कैपिटल बी एक साथ, यानी ये जो गैमेट बने इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट गैमेट। कैसा गैमेट बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमेट बोलेंगे। और रिकॉम्बिनेंट गैमेट से जो प्रोजेनी बनेंगे वो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी होंगे। ये हमारा कैसे होंगे बच्चों? ये पेरेंटल गैमेट है, पेरेंटल टाइप गैमेट है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? अब ये जो हमारा
क्रॉसिंग ओवर है, ये क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, मतलब दो जीन हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, कैपिटल ए कैपिटल बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी है, और यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब आप लोगों से पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ ज़्यादा होगा, तो जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस किसका, दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कम है इसके कंपेयर में, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी कैसा होगा, कम होगा। क्रॉसिंग ओवर कैसा होगा बच्चों, कम होगा। ठीक, बस लैपटॉप चार्ज में डाल दो। क्रॉसिंग ओवर कैसा होगा, कम होगा। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस दो जिन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा क्रॉसिंग ओवर घटेगा। अच्छा, जब क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा बच्चों, जब क्रॉसिंग ओवर हम ज़्यादा रहेगा तो हमें जो रिकम्बिनेंट मिलेंगे, जो रिकम्बिनेंट मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। जब क्रॉसिंग ओवर कम रहेगा तो हमें जो रिकम्बिनेंट मिलेंगे कम मिलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। अब तीसरी चीज मैं क्या लिख रहा हूं कि जो लिंकेज है वो भी क्रॉसिंग ओवर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज कम, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज आपका लिंकेज कम, क्रॉसिंग ओवर कम तो डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा। तो ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, वही मैंने यहाँ पर बताया है। इतनी बातें क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट है क्या? मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीन मैपिंग। जीन मैपिंग मतलब दो जीन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस जीन मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने की जब बात आती है तो कैसे निकालते हैं, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाता है। ठीक है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाता है। भाई रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक तरह का तो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने बार प्रेजेंट है, कोई चीज़ कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, मान के चलो कि एक टोकरी है और इस टोकरी में मैंगो रखा हुआ है और बनाना रखा हुआ है। ठीक है, तो जब कोई मैंगो हम लोग ढूंढने जाते हैं तो हमें एक मैंगो मिला, दो मैंगो मिला, तीन मैंगो मिला, फिर हमें बनाना मिला, दो बनाना, फिर मैंगो मिला, फिर मैंगो मिला, फिर मैंगो मिला, फिर बनाना मिला। तो मैंगो ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है कि मैंगो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बनाना कम मिल रहा है, इसका मतलब है कि बनाना का फ्रीक्वेंसी कम है। मान के चलो कि टोकरी में कितने फ्रूट हैं, 100 फ्रूट्स हैं, और जब पूरा टोकरी हमने खंगाला तो हमने देखा कि जो मैंगो है वो 80 मिले और जो बनाना है वो मात्र 20 मिले, तो मैंगो का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80%। यानी 80% कैसे आएगा,
मैंगो का फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टोटल मैंगो का नंबर डिवाइड बाई टोटल फ्रूट मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये अपना आ जाएगा 80%। उसी तरह मैं बनाना का फ्रीक्वेंसी निकालूं तो बोलूँगा बनाना 20 है, टोटल फ्रूट 100 हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा बनाना निकल जाएगा 20%। ठीक उसी तरह से एक कोई क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराने के बाद हमने देखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मान के चलो कि हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद देखा कि हमें जो रिकम्बिनेंट जो प्रोजेनी मिल रहा है, रिकम्बिनेंट प्रोजेनी मिल रहा है वो 100 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100। और जो पेरेंटल प्रोजेनी मिल रहे हैं, पेरेंटल प्रोजेनी मिल रहे हैं वो हमें 900 मिल रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि आपका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? रिकम्बिनेंट प्रोजेनी कितना है? 100। और यहाँ पे हमें पेरेंटल प्रोजेनी नहीं लिखना है, टोटल प्रोजेनी लिखना है। तो टोटल प्रोजेनी कितना हो जाएगा? 1000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000, और मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे? 100। तो आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, जो आंसर आया हमारा 10%। यानी इस क्वेश्चन में रिकम्बिनेंट फिर जो प्रोजेनी होंगे वो 10% होंगे, और जो 90% होंगे वो पेरेंटल प्रोजेनी होंगे। ठीक है। अब किसी क्रॉस में रिकम्बिनेंट प्रोजेनी कितना है वो कैसे पता करते हैं, पेरेंटल प्रोजेनी कितना है वो कैसे पता करते हैं, ये थोड़ा सा हायर लेवल का स्टडी है, तो इसलिए हम उसकी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जेनेटिक मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक मैपिंग होता क्या है। तो बच्चों जेनेटिक मैपिंग का मतलब क्या है, या जीन मैपिंग का मतलब क्या है? जीन मैपिंग का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, यानी दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को पता करना हम लोग जीन मैपिंग बोलते हैं। अब ये कैसे पता करते हैं? तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से हम लोग जीन मैपिंग यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पता करते हैं। जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आता है उसी से हम लोग जीन के बीच का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक है। इसको जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग सेंटीमॉर्गन में मेजर करते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं सेंटीमॉर्गन। ठीक। सपोज करो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारा जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारा 10% आया। कोई जीन है ए और बी जीन है, और उसमें इसका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन जीन होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगा, वो कितना होगा बच्चों? 10 सेंटीमॉर्गन होगा। 10 सेंटीमॉर्गन। मान के चलिए कि ए और बी कोई जीन है, इसका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारा 50% आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना होगा? 50 सेंटीमॉर्गन होगा। मान के चलो ए और बी जीन है और इसका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारा 1% आ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी हमारा कितना होगा? 1 सेंटीमॉर्गन होगा। यानी जितना रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसी जीन का आएगा उतना ही डिस्टेंस होगा दोनों के जीन के बीच में। याद रखना, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से हमेशा कम ही रहेगा, 50% से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। यानी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा ऑलवेज लेस देन रहेगा 50%, 50% से ज़्यादा नहीं जाता है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है, और दो जीन किसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उनके बीच का जो रिकम्बिनेशन यदि होगा तो 50% से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 50% से कम ही होगा।
यदि 50% से ज़्यादा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि दोनों जीन एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है, दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा जेनेटिक जीन मैपिंग है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और कैसे निकालते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से इसको हम लोग निकालते हैं। बच्चों अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी का देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बातें कही गई है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या बातें कही गई है, शायद यहाँ पे नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको लगता है ऐड नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ से आपको इंडस्लाइक करता हूँ, कीप रखता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी है अपना। ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन और। क्लियर है? तो जो लिंकेज की बात है यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखेगा। थ्री 84 यहाँ पर, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो बच्चों देखना यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और बोला जाता है कि लिंकेज के बारे में सबसे पहले जो बताए थे वो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर वाटसन और पनेट, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मॉर्गन ने सेवर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस किया ड्रोसोफिला पर। ठीक है, तो लिंकेज के बारे में सबसे पहले जो वाटसन और पनेट ने बताए थे लेथायरस ओडेरस में, यानी आपका सूट भी बोलते हैं उसको, लेकिन सेक्स लिंकेज के बारे में सबसे पहले मॉर्गन साहब बताए थे। सेक्स लिंकेज के बारे में मॉर्गन साहब बताए थे। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि मॉर्गन कैरी आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन that were sex linked. The crosses were similar to dihybrid crosses carried out by Mendel in P. For example, Morgan hybridized yellow body, white eye females to brown body, red eye females and intercross का मतलब क्या हुआ, F1 का F1 से उन्होंने क्रॉस कराया। Intercross their F1 progeny, he observed that two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio। मतलब मैं बोला था ना कि मैं लिंकेज में एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ, उसको मैं बाद में बताऊंगा मॉर्गन के एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे। तो यही बात है कि मॉर्गन का जो लिंकेज का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिजम्बल नहीं करता, उससे वेरी सिग्निफिकेंटली डेविएट करता है। यही बात हम लोगों ने पढ़ा। डेविएट क्यों करता है?
क्योंकि मेंडल में लिंकेज नहीं हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो 4 गैमेट आसानी से बन जा रहा था, जबकि यहाँ पर मॉर्गन में लिंकेज हो रहा है। जब जीन लिंक होगा तो 4 गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट कम बनेंगे, तो जो डेविएशन होगा वो मेंडल के रेशियो से अलग होगा इसका, ठीक है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप knew that the gene were located on X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were studied on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than non-parental type। non-parental का मतलब होता है recombinant। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा जो पेरेंटल जो जीन आएगा, पेरेंटल टाइप आएगा, वो हमेशा रिकम्बिनेंट टाइप का से ज़्यादा रहेगा। मैं बोला ना रिकम्बिनेंट 50% से कम रहेगा तो पेरेंटल क्या रहेगा 50% से ज़्यादा रहेगा। ये क्या रहेगा 50% से कम रहेगा, वही बात बोला जा रहा है। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन एंड क्वाइंड द टर्म लिंकेज। तो लिंकेज टर्म को किसने क्वाइंड किया था? मेंडल ने। to describe this physical association of gene on chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। यानी रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या बनता है? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वेर ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोजोम सम जीन्स वेर वेरी टाइटली लिंक्ड, यानी बहुत पास पास होंगे और बहुत टाइटली लिंक होंगे तो उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। वाइल अदर होवर लूजली लिंक्ड, यानी वो काफ़ी दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वेर वेरी टाइटली लिंक्ड सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। टाइटली लिंकेज के कारण दो जीन है व्हाइट और येलो, जो आगे हम लोग अभी देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा लिंक है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन मात्र 1.3% आ रहा है। जबकि व्हाइट एंड मिनिएचर मतलब ये पंख जो पंख छोटा हो जाता है उसी को हम लोग मिनिएचर बोलते हैं, मिनिएचर, ठीक है। ये ड्रोसोफिला की बात हो रही है। विंग शो 37% रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि दो जीन जो पास पास हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन कितना है? मात्र 1.3% है। जबकि दो जीन जो काफ़ी दूर हैं या थोड़ा दूर हैं, यानी उसमें लिंकेज कम है, उसमें रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है? 37.2। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी between gene pairs on the same chromosome as a measure the distance between genes and mapped their position on the chromosome, ठीक है। यानी इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट। इन्होंने क्या किया कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी था उसका यूज किया जेनेटिक मैप को तैयार करने में, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से उन्होंने जीन का मैप यानी दो जीन के बीच का डिस्टेंस निकाला। और आजकल जेनेटिक्स में ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस निकालने में। अब बच्चों हम आते हैं अपने स्लाइड पर। ये अपना स्लाइड है बच्चों, और इस स्लाइड में क्या देखा गया है कि ये आपका जो मॉर्गन है ड्रोसोफिला पर क्रॉस किए थे, उसी क्रॉस की यहाँ पे बात किया जा रहा है। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्या बातें आ रही हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखना, उन्होंने दो क्रॉस कराया है, एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस बी है। थोड़ा सा मैं डार्क मार्कर लूंगा ताकि अच्छे से दिखे। इसमें ये देखो पेरेंटल टाइप है। पेरेंटल टाइप में क्या है? येलो बॉडी और व्हाइट आई है। यहाँ पर वाइल्ड टाइप है, चूंकि 6 क्रोमोजोम है तो हमारा ए एक्स क्रोमोजोम होगा और ये हमारा वाई क्रोमोजोम है। ये इसका भी कलर मार्कर का सही नहीं है। ये हमारा एक्स क्रोमोजोम है और ये हमारा वाई क्रोमोजोम है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे देखो ना, मेल दिया हुआ है, फीमेल दिया है। फीमेल है तो ये एक्स एक्स होगा
और मेल है तो एक्स और वाई होगा। F1 जनरेशन है और F1 जनरेशन के बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है F2 जनरेशन, यहाँ पर हमें F2 जनरेशन मिल रहा है। और F2 जनरेशन में स्पष्ट देखो ये जो सीन दिखाया गया है ये मेल को अलग सेपरेट करके दिखाया गया और यहाँ पर फीमेल को अलग सेपरेट करके दिखाया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ये वाला जो दिख रहा है ये पेरेंट के जैसा दिख रहा है। पेरेंट कैसे थे हमारा, पेरेंट यहाँ पर देखो ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी हमारा पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंटल देखो ये वाला जो दोनों हमें क्रोमोसोम दिख रहा है कैसा दिख रहा है, पेरेंटल टाइप दिख रहा है। ये वाला क्रोमोसोम भी हमें कैसा दिख रहा है, पेरेंटल टाइप दिख रहा है। ये वाला क्रोमोसोम भी हमें पेरेंटल टाइप दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला क्रोमोसोम भी हमें पेरेंटल टाइप दिख रहा है, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेगमेंट टूटा है जुड़ा है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे टूटा है जुड़ा है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे टूटा है जुड़ा है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे टूटा है और जुड़ा है। इसका मतलब है कि जो फ्रेगमेंट टूट के जुड़ रहा है मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, थोड़ा सा, यानी 1.3% हो रहा है। जबकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है 98.7 यानी लगभग 99% है, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है कि नेचर में जो ड्रोसोफिला पाया जाता है उसका जीन क्या था, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस था। जबकि जो ड्रोसोफिला को हमने लैब में उगाया था उसको हम लोग वाइल्ड टाइप नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल टाइप है जिसका जीनो टाइप था वाई और डब्ल्यू, जबकि वाइल्ड का वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। याद रखना जब प्लस लगा देता है तो वाइल्ड टाइप हो जाता है, वाइल्ड टाइप जो नेचर में प्रेजेंट हो, और जिसको हम ग्रो लैब में कराते हैं वाइल्ड टाइप नहीं होता है। तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट हमें क्या देखना है कि रिकॉम्बिनेशन 1.3% हो रहा है, जबकि पेरेंटल जो टाइप आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशन कम क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जीन है वाई एंड डब्ल्यू और यहाँ पे जो जीन है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये बिल्कुल पास पास है एज कंपेयर टू। यहाँ देखो इसमें देखोगे तो वाई डब्ल्यू और एम थोड़ा दूर दिख रहा है, थोड़ा दूर दिखने के कारण क्या होगा कि पेरेंटल होगा वो 62.8% होगा और जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो 37.2% होगा। तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा हो रहा है मतलब है कि दो जीन का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं, ये हमारा फीमेल का केस है, रिजल्ट है, ये हमारा मेल वाला अलग अलग करके लिखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो ये पेरेंटल टाइप है, मिलाओ कहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमारा ये पेरेंट है, पेरेंटल टाइप मिल रहा है, यहाँ भी हमें पेरेंटल टाइप मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी पेरेंटल टाइप मिल जाएगा, ये भी पेरेंटल टाइप मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट टाइप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा दिखाया है जबकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कम दिखाया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा दिखा रहा है जबकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल कम दिखा रहा था, देखो। तो यहाँ पे लगभग आधा के करीब रिकॉम्बिनेंट दिखा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब जीन दूर दूर हैं, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में ही रिजल्ट आया कि जब जीन दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा दिखेगा, लिंकेज कम दिखेगा। जब दिन पास पास होंगे तो लिंकेज ज़्यादा दिखेगा और रिकॉम्बिनेंट कम दिखेगा। इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन करना। व्हाट अप, यहाँ पे क्या था, व्हाट ए था, व्हाट ए यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अपडेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। मतलब एक क्वेश्चन ये लिखा गया था, लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है कि जो जेनेटिक मैप में सेंटीमॉर्गन अपडेट किया गया था वो क्या है, सेंटीमॉर्गन व्हाट इज यूनिट अपडेटेड इन जेनेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो इस सेंटीमॉर्गन क्या है,
व्हाट ए सेंटीमॉर्गन, मतलब ये जो ए यूनिट है वो यूनिट क्या दिखा रहा है जेनेटिक मैप के कंस्ट्रक्शन में। तो ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन रिप्रेजेंटेड 10% क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चों क्या ये जो एक मतलब एक सेंटीमॉर्गन, यहाँ पे एक सेंटीमॉर्गन की बात किया जा रहा है कि एक सेंटीमॉर्गन क्या दिखाना चाह रहा है। तो एक सेंटीमॉर्गन क्या दिखाएगा, 10% क्रॉसिंग ओवर दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। 100% क्रॉसिंग ओवर दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। 1% क्रॉसिंग ओवर दिखाएगा क्या, दिखाएगा। यानी जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर उतना ही सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। यदि 10% क्रॉसिंग ओवर है तो 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। 1% क्रॉसिंग ओवर है तो 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। यदि 100% क्रॉसिंग ओवर है तो 100 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। हालांकि ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जीन का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स दिया हुआ है, ए और बी। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 5% है, बी एंड डी का 9% है, ए और बी का 20% है, सी और डी का 24% है, और ए और डी का 29% है। तो इसका सीक्वेंस अरेंज करना है कि भाई ये क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम पर जो जीन प्रेजेंट हैं उनका सीक्वेंस क्या रहेगा ये चारों में से। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लंबा दूरी पर कौन है। तो ए और डी सबसे ज़्यादा दूरी पर दिख रहे हैं, यानी ए यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हाईएस्ट रहेगा। उसके बाद देखो ए से जुड़ा हुआ कौन कौन दिख रहा है। ए से जुड़ा हुआ सी दिख रहा है और ए से जुड़ा हुआ बी दिख रहा है। दिख रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से दिख रहा है ए और सी का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। और बी और डी का डिस्टेंस कितना रहेगा। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है 29%, यानी 29 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमीटर बोलना गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हमारा सी है और इसको हम लोगों ने बी लिखा। तो बी और डी का बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 9 सेंटीमॉर्गन रह जाएगा, यानी 9% रह जाएगा। उस तरह सी और बी का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, सी और बी का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। ये हमारा 5% हो गया, ये 20 हो गया, तो ये हमारा 15% हो गया। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग मैप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी ए सी बी डी 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोजोम आर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ। जो जेनेटिक मैप है किसके फ्रीक्वेंसी पर बेस रहता है, तो नॉन नॉन डिसजंक्शन के फ्रीक्वेंसी पर रहता है क्या, नहीं। ट्रांसलोकेशन के फ्रीक्वेंसी पर रहता है क्या, नहीं। लिंकेज के फ्रीक्वेंसी पर आता है क्या, नहीं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है जेनेटिक मैप। ठीक है। क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एब्सेंट इन केस ऑफ। कब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, कब जीन सेग्रीगेट नहीं होंगे, तो जब लिंकेज होगा तब। जब लिंकेज होगा तो जीन का सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा ठीक है, हमारा यही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन था उसको मैं करा देता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या होगा यदि रिकॉम्बिनेंट टाइप पता नहीं था लेकिन पेरेंटल टाइप पता था। पेरेंटल कितना था, पेरेंटल था 700 और टोटल प्रोजेनी था 1000। तो रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। और हमको निकालना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट टाइप जितने भी प्रोजेनी होंगे उसके बाद टोटल प्रोजेनी को
उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा निकल का आ जाएगा, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 30%, यानी दो जीन के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब आगे के लेक्चर में कुछ और डिस्कशन किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।